नून लीग के दौर के वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल साहब। बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। आपने भी बड़ी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ज़ाहिर अपोजिशन हुकूमत पर बहुत सख्त तनकीद भी कर रही है इस मिनी बजट के हवाले से, मगर पहले रोकने का इरादा नहीं है आप लोगों का कोई। शहबाज शरीफ साहब भी नहीं आए, बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी उस इजलास में नहीं आए। ना आपसे रुकना है ना आप लोगों का रोकने का इरादा है, क्योंकि आपको पता है IMF की शराइत के तहत है, इसने पास होना इसका लाजमी है मुल्क चलाने के लिए। शुक्रिया शाहजेब। देखें, हुकूमत जो है वो PTI की है, IMF की नहीं है। PTI की जिम्मेदारी है। जहाँ तक ये बिल लेकर आए हैं हुकूमत, तो मैं समझता हूँ कि देखें, इनको एक आज़ादी बरतरी तो है ना, मेजॉरिटी तो है इनकी, लेकिन जो इनके हलीफ हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब MQM के, परवेज़ इलाही साहब MQM PMLQ के, GDA के लोग हैं, इनको भी सोचना चाहिए कि क्या ये इमरान खान का ये वज़न उठा सकते हैं? क्या ये इन्फेंट फार्मूले के ऊपर सेल्स टैक्स लगाकर, मिल्क पाउडर के ऊपर सेल्स टैक्स लगाकर, बीज सनफ्लावर सीड के ऊपर और उसके ऊपर कनोला सीड्स के ऊपर सेल टैक्स लगा के आवाम के पास जा सकते हैं? तो मैं तो अपील करता हूं इन जयद लीडरान से जो कि PTI के साथ अब तक खड़े रहें कि आप अगले इलेक्शन में किस तरह जाएंगे। उम्मीद करते हैं, चाहिए का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी आप उम्मीद और ताकीद कर रहे हैं। स्ट्रैटेजी कोई नहीं है आपकी, होप इज़ नॉट अ स्ट्रैटेजी, यही आपका मसला है कि भाई इत्यादि खुद कुछ कर लें। आप लोगों ने कुछ नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है कि इस बजट ने पास होना इसका लाजमी भी है और इसने पास हो भी जाना है। देखिए, मेरी बात सुने, बिल्कुल मुझे नहीं पता है कि ये बजट पास होगा। हुकूमत ने भी 1-2 दिन देर करी है, मुझे बिल्कुल ये नहीं पता है। आई थिंक एहसन इकबाल साहब आ रहे हैं कराची, हम MQM से भी मिलने जाएंगे, हम पीपल्स पार्टी वाले खुर्शीद शाह साहब मेरे ख्याल से GDA से मिलेंगे। तो हम तो ये बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं, और हमारे जो पार्लियामेंट्री लीडरान अगर नहीं मौजूद है, शहबाज शरीफ साहब या बिलावल भुट्टो, तो दैट्स ओनली बिकॉज कि उस दिन ले होना था। और शहबाज शरीफ विल गिव अ स्पीच जिस दिन मंडे के दिन डिबेट शुरू होगी या ट्यूसडे को, तो पहली स्पीच इंशाल्लाह शहबाज शरीफ की होगी। अब अगर फाइनेंशियल मामलात पर आएँ, आपने क्योंकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और शदीद तनकीद की है, अब बड़ा साफ साफ आज चेयरमैन FBR ने भी, कल शौकत तरीन साहब ने भी बताया है कि जी IMF ना आप खुशी से जाते हैं, IMF आप मजबूरी में जाते हैं, और जब आप मजबूरी में वहाँ पर पहुँच गए हैं तो फिर उनकी बातें आपको माननी पड़ती हैं, क्योंकि आपका एक्सटर्नल अकाउंट का भी इस वक्त मसला चल रहा है। वो कह रहे हैं कि IMF का कहना है कि आप अपने टैक्स सिस्टम में से डिस्टॉर्शंस ख़त्म करें। 17% का फ्लैट सबके ऊपर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शंस क्रिएट हो गई हैं। उसके बाद अगर आपने किसी को सब्सिडी देनी है तो दे दें, जिन चीज़ों की आप बात कर रहे हैं। हुकूमत टैक्स ले क्योंकि डिस्टॉर्शंस खत्म हो, उसके बाद अगर फार्मूला मिल्क को सब्सिडाइज करना है फार्मूला मिल्क को कर दे, किसी और चीज़ पे सब्सिडी देनी है उस पर दे दे। तो मैं शायद फिर IMF की तनकीद कर लेता हूँ कि अजीब IMF है कि 2 साल से इसने रिटेल और रियल स्टेट सेक्टर पे IMF ने एमनेस्टी दे रखी है। अब हम ये तो नहीं कह सकते ना कि इमरान खान या शौकत तरीन जिम्मेदार है, वो तो कह रहे हैं IMF जिम्मेदार है, तो चले IMF की बात कर लेते हैं। IMF वाले आके असेंबली में भी बैठ जाए करें। मतलब अब IMF ने 2 साल से रियल स्टेट पे एमनेस्टी दे रखी है, PTI की हुकूमत ने सचमुच दे रखी है, IMF उस पर कुछ नहीं बोलता इनको। अभी जाकर इन्होंने जब इन्फेंट मिल्क पे इन्होंने दूध पे टैक्स लगा दिया, योगर्ट पे टैक्स लगा दिया, लाल मिर्च पे टैक्स लगा दिया, उसी दिन उसी बिल के अंदर आपने रीट के ऊपर जो रीट को डिविडेंड मिल रहा है उसको इनकम टैक्स से इस्तिस्ना कर दिया। उस पर IMF इनको नहीं कहती कि आप अरबों रुपए की जो रीट के जो कंपनीज होती हैं, रियल स्टेट कॉरपोरेशन, उनको अगर डिविडेंड मिल रहा है तो उस पर टैक्स नहीं होगा। जो ऑब्वियसली आप जानते हैं कि कुछ लोग जो हैं वो हमारे सपोर्टर भी थे, ATM वगैरह भी थे, उनके ऊपर टैक्स नहीं IMF मना करता, लेकिन IMF बोलता है कि हाँ नन्हे बच्चों के दूध के ऊपर टैक्स लगाइए। ये कैसा IMF है? सकते कह रहे हैं ना कि अगर हुकूमत ने सब्सिडाइज करना है तो कर दे, इस वक्त डॉक्यूमेंट हो जाए, आप टैक्स लगा दें, उसके बाद अगर हुकूमत इसको कर दे सब्सिडाइज, शाहजेब साहब हुकूमत को रिफंड कर दे, एडजस्ट कर दे। हुकूमत को प्रायोरिटीज सोचनी चाहिए। 8 हफ्ते हो गए, 18% से ऊपर SPI का वो है इन्फ्लेशन। इस हफ्ते भी आप देखें 21% से ज़्यादा लोवेस्ट क्वांटाइल के ऊपर इन्फ्लेशन आया हुआ है। 21% है। ये क्या चीज़ें हैं? ये अशिया खुर्दोनोश है। आपने ये करा है 160 अरब रुपए का आपने एक्टिव इंग्रेडिएंट्स पे, दवाइयों पे केस वो लगा दिया है। अगर आपने फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के ऊपर, तो उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। वो तो क्लियरली एडजस्टेबल है और रिफंडेबल है। चेयरमैन FBR तो कह रहे हैं उल्टा कमी आएगी, क्योंकि जो पैकेजिंग और दूसरे मटेरियल और इनकी यूटिलिटीज के इनपुट कॉस्ट होती थी, उस पर जो टैक्स होता था वो आवाम को ट्रांसफर हो जाता था, उसको भी हम रिफंड करेंगे और एक हफ्ते के अंदर प्रोसेस करेंगे। ये वही हुकूमत है जिसने 300-400% फार्मास्यूटिकल कंपनीज को इजाजत दी है बिजली अपनी अद्वियात की कीमत बढ़ाने में, और हम बैठे हैं और देख लेते हैं 3 हफ्ते के अंदर क्या हो जाएगा। मगर आप इसको सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि जो इम्पोर्ट है रॉ मटेरियल की फार्मास्यूटिकल के लिए, उसमें कॉस्मेटिक्स बनाने का भी, उसमें एनर्जी ड्रिंक्स का भी, सप्लीमेंट्स का भी, सब चीज़ें उसमें आ जाती हैं।
और फिर एक फार्मास्यूटिकल इनफॉर्मल भी बहुत बड़ा ग्रो हो गया है। तो अगर किसी कोई इनपुट पे टैक्स दे, बाद में एडजस्ट करा ले, अगर नहीं एडजस्ट कराता इसका मतलब शाहजेब साहब देखें, अगर इनको मेकअप के ऊपर टैक्स लगाना है, परफ्यूम्स के ऊपर टैक्स लगाना है, दीगर चीज़ों के ऊपर आपने कहा, उन्होंने कहा कि अगर फैल्कन्स और घोड़ों पर टैक्स लगाना है लगाएं, लेकिन इस पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि हमारी जो ये रावी की जो नीली रावी जो भैंस होती है उसके दूध की प्रोडक्शन बहुत कम होती है। साहिवाल ब्रांड की जो काव होती है उसकी कम होती है। हम मंगवाते हैं ऑस्ट्रेलिया से, स्वीडन से, जो ऑस्ट्रेलिया से और दूसरी दीगर जगहों से जो गाय मंगवाते हैं उसकी दूध ज़्यादा होता है, इसलिए वो अब डेयरी फार्मिंग उस पर हो रही है, उसके ऊपर भी इन्होंने टैक्स लगा दिया है। अगर आप हैचलिंग के अंडे मंगवाएंगे उसके ऊपर भी इन्होंने टैक्स लगा दिया है। पाकिस्तान में सब्जियां इंपोर्ट होती हैं, इन्होंने आलू को एक्सटेंशन दे दी, एग्जेम्पशन दे दी, एक में खास और सब्जी को दे दी, प्याज को, उसके अलावा सब्जियों पे, बल्क सब्जियों के ऊपर भी इन्होंने टैक्स लगा दिया। ये जितनी बातें भी कर रहे हैं, सच्ची बात यह है कि देखें ये 350 अरब अगर मिला लो तो 2050 अरब रुपए का पीटीआई की हुकूमत ने 4 साल में टैक्स लगाया है। आज भी टैक्स टू जीडीपी वहाँ पे नहीं खड़ा है जहाँ पे हम छोड़ के गए थे। ये टैक्स लगाते हैं जिस पे मईशत में बोझ बढ़ता है, लेकिन क्योंकि कोई एबिलिटी नहीं है, क्योंकि कोई कॉम्पिटेंस नहीं है, क्योंकि कोई सोच नहीं है। शौकत तरीन साहब तो खुद कुछ अर्से पहले कह रहे थे कि हम मजीद टैक्स नहीं लगाएंगे। शौकत तरीन ने तो वादा किया था कि मिनी बजट नहीं आएगा। शौकत तरीन ने तो कहा था कि मैं IMF से लड़ाई करूंगा, और IMF से आप लड़ाई करी तो आपने रीट बकेट इनकम टैक्स बचा लिया, लेकिन आपने दूध के ऊपर टैक्स लगा दिया। मगर वो कहते हैं कि जो मार्च में $500 मिलियन के एवज डॉक्टर हफीज शेख ने जो कमिटमेंट कर दी थी वो बहुत ज़्यादा सख्त थी। तो IMF को अपनी ही कमिटमेंट से पीछे के लिए मनाना था कि जी हमने ही कमिटमेंट की थी, अब हमारा वजीर खजाना बदल गया है तो अब 700 अरब की जगह वो कहते हैं हमने 350 अरब रुपए करा लिया। हमारा स्टेट बैंक हमने बेसिकली जिसको कहते हैं जो जब रेकॉर्डिक का फैसला आया था इफ्तिखार चौधरी साहब का, तो वो एक वकील थे बड़े अच्छे, उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट शुड बी इंडिपेंडेंट इन पाकिस्तान, नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ पाकिस्तान। हमने स्टेट बैंक को इंडिपेंडेंट ऑफ पाकिस्तान कर दिया। ठीक है, अब मैं उस पर आता हूँ 1 मिनट में। ठीक है, हम मईशत पर बात कर रहे हैं, मईशत पे बात, थोड़ी सी सियासत को थोड़ी सी देर के लिए थोड़ा सा कम कर दें। नहीं मेरे भाई, आप पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कल अगर खुदा ना खास्ता फ्लड आता है और स्टेट बैंक से 200 अरब रुपया हुकूमत पाकिस्तान लेना चाहती है तो स्टेट बैंक आपके पास अब इजाजत नहीं है वो देने की। जो डिजास्टर्स होते हैं, अभी जब कोरोना आया है तो IMF ने खुद ने पैसे नहीं दिए क्या पाकिस्तान को? उस पे देखिए नेचुरल डिजास्टर्स, नेचुरल अभी आप ये तो फिस्कल डिसिप्लिन की बात हो रही है, ये लिखवा देते ना, तो ये कानून में लिखवा देते ना कि नेचुरल इमरजेंसी डिक्लेयर होगी तो ये होगा। आपने तो एक और भी चीज करी है कि अगर फ्लड आता है और खुदा ना खास्ता फ्लड आता है पाकिस्तान में और कोई मिसाल के तौर पे हमारे ब्रदरली मुल्क टर्की से कोई इमदाद आती है, हमने उस पर भी सेल टैक्स लगा दिया है। मतलब आप सोचें कि क्या प्रायोरिटी है। मुझे दिखाए ना कि किस ये जितने एग्जाम्पशंस दिए हुए थे, इमरान खान की हुकूमत ने 3 साल से नहीं छेड़ा, हमने तो नहीं छेड़ा, तो कोई सोच थी ना कि यार सब्जियों के ऊपर छोड़ दो। मतलब गरीब लोग, इस पाकिस्तान में ऑलरेडी रिग्रेसिव टैक्स है, आप प्रॉपर्टी पे टैक्स सही नहीं लेते, लेकिन आप पूरी सेल्स से 17% पे लेते हैं। जब से खान साहब की हुकूमत आई है आपका डायरेक्ट टैक्स कम हो रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स कम बढ़ रहा है, आपका सेल्स टैक्स पे ज़्यादा इन्हिसार हो गया है, तो आपका ऑल रिग्रेसिव हो रहा है टैक्स। इसके बाद आपने मजीद 350 अरब रुपए, आप 1600 अरब रुपए लेंगे अगले 6 महीनों में टैक्स, उसमें 350 अरब रुपए आपने और टैक्स लगा दिया, 22% आपने और टैक्स बढ़ा दिया। आप नहीं समझते कि अगले हफ्ते 2 हफ्ते बाद इसकी SPI की वजह से और मजीद इंक्रीज होगी? आप नहीं समझते कि क्या चिकन महंगी हो जाएगी? आप नहीं समझते कि दूध महंगा हो जाएगा? नंबर्स आएंगे तो पता चल जाएगा कि आपका दावा दुरुस्त है या फिर हुकूमत का दावा। मैं तो दुआ करता हूं कि मेरी गलत बात हो और ये टैक्स कम हो, मगर इन्फ्लेशन कम हो। IMF को एग्जैक्टली क्या मिल जाना है पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक को कवर करके, सेंट्रल बैंक को कंट्रोल करके, जो आप लोग ये बात कर रहे हैं कि ये IMF का बैंक हो गया है, क्या हासिल कर लेगा IMF? अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो IMF को क्या फायदा होता है? अगर पाकिस्तान का गवर्नर, स्टेट बैंक या फिर जो बोर्ड है उसका वो मजबूत होता है तो IMF को एग्जैक्टली क्या फायदा? मैं गुजारिश करता हूँ, IMF को क्या पड़ी है कि गवर्नर साहब की तनख्वाह या उनके टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो हैं वो खुद फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, ठीक वो अब IMF उसके अंदर भी इंटरफेयर कर रहा है। सुने मेरी बात, ये IMF नहीं करवाया ना, ये हुकूमत खुद बोल रही है कि IMF ने करवाया। अब डिप्टी गवर्नर जो है वो सिर्फ गवर्नर साहब के रिकमेंडेशन पे हो गए। गवर्नर साहब, कोई कानून अगर शुरू होगा तो गवर्नर साहब से पहले मशवरा करना जरूरी है। जो समरी वो सुने पूरी बात सुने, जो बोर्ड तो हुकूमत करेगी ना, पहले ये चाहते थे कि बोर्ड की भी ये भेजेंगे। अब फाइनेंस सेक्रेटरी के पास बोर्ड नहीं है। मैं कल रात को बांग्लादेश का देख के आया हूँ, उसके यहाँ एक कमेटी बनी है, कॉमर्स मिनिस्टर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो बैठे हुए। मुझे ये बताइए कि कौन से थर्ड वर्ल्ड कंट्री में जिसमें हार्ड करेंसी ना हो, और इनफैक्ट थर्ड वर्ल्ड क्या फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में इस किस्म की इंडिपेंडेंस हो। मैं बता रहा हूँ आपको कि क्या फायदा है। मेरी बात सुनिए, क्या फायदा? कंट्रीज में से बहुत सारे ऐसे कंट्रीज
कंट्रीज नहीं है, ऐसी कंट्रीज की मिसालें नहीं जो बार बार IMF के मैं आपको एक और चले जाते हैं। सर हमारा मसला है सर, मैं आपको दो जल्दी से एग्जांपल कि हम ऑटोनॉमस नहीं रहने देते, स्टेट बैंक को यूज करते हैं, कभी उसे पैसे प्रिंट कराते हैं, 2019 से नहीं करा रहे हैं, तो उसके बावजूद मैं आपको दो एग्जांपल कोऑर्डिनेशन बोर्ड को हम डिक्टेशन बोर्ड बना देते हैं, तो ये हमारे मसले हैं। दो एग्जांपल मैं आपको देता हूं, आपको इस बात के मेरे ख्याल से मेरी दलील शायद समझ आएगी। एक तो ये है कि हम 168 रुपए पे ले गए थे डॉलर एक मरतबा, हमने लेके आए 13% पे इंटरेस्ट लेके आए, 13% पे हमने हॉट मनी इन्वेस्ट कराया। उनको हमने जब उनके डॉलर से रुपया करा तो उसको हमको 168 दिए, जब वापस उनको डॉलर करे तो 153 के हिसाब से दिए। उनको हमने 6 महीने में 25% प्रॉफिट दिया है। मॉर्गन स्टैनली और दूसरी हमको नहीं पता नाम, बाकी जो है वो गवर्नर साहब की सीने में ये राज दफन है और स्टेट बैंक के अंदर ये राज दफन है कि कौन सी बाहर की कंपनियां थी जिन्होंने $2 बिलियन इन्वेस्ट करे और वो पैसे चले गए, हमने 25% 6 महीने में इंटरेस्ट दिया। दूसरी गुजारिश करता हूँ, पिछले 3 हफ्ते पहले इंटरेस्ट बढ़ाने से आपने इंटरेस्ट बढ़ाने के बाद आपको पता थी कि 111 अरब रुपए चाहिए, आपने उसके बाद भेजा, बैंकों ने कलूट किया। खुद शौकत तरीन ने कहा है आपके या कामरान भाई के शो में कि बैंकों ने कलूट किया और 11.5% के ऊपर आपने इंटरेस्ट किया। अगर उस वक्त स्टेट बैंक आ सकता, खुद थोड़े से बॉन्ड उठा सकता तो ये मसला नहीं होता। आप अपने आप को स्टेट बैंक ने उसके बाद इंटरवीन किया है, OMOs किए हैं, जिसकी वजह से आप देख लें जो स्टेट बैंक का काम है। जो परसों हुआ है ट्रेजरी बिल का ऑक्शन, उसमें रेट्स स्टेबलाइज होते नजर आए हैं, नीचे आते नजर आए हैं। भाई उसका नाम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, उसका काम ये है, उसकी तनख्वाह देते हैं उनको हम। उन्होंने किया और ये हम इसकी तनख्वाह नहीं देते कि आप 13% पे इंटरेस्ट लेके जाएं और इकोनॉमी को बैठा दें। हम उसकी तनख्वाह नहीं देते कि आप जाके बाहर वालों को 25% डॉलर में मुनाफा दें। और उसके बाद अब हमने ये भी कह दिया कि हम आपके ऊपर कभी जिंदगी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते। हम पार्लियामेंट के अंदर भी अगर कोई लेजिस्लेशन होगा तो पहले आपसे मशवरा करना पड़ेगा। मुझे बताइए, आपको मार्च वाला लॉ आपको याद है? अभी ये देखिए, इम्यूनिटी है जो शौकत अली साहब ने कल बात बताई है कि इम्यूनिटी कोई नहीं है, पार्लियामेंट में आपको रिपोर्ट भी जमा करानी है। जो पार्लियामेंट में रिपोर्ट, पार्लियामेंट में एक रिपोर्ट जमा, मेरी बात सुने, पार्लियामेंट में इस वक्त कानून साथी स्टेट बैंक के बारे में नहीं हो सकती मां सिवाय के पहले आप स्टेट बैंक से मशवरा करें। यार आपने पार्लियामेंट को मगर अब हमारी इकोनॉमी में डिस्टॉर्शंस हैं और ये आपको भी पता है। बिल्कुल है। इसाक डार साहब जब फाइनेंस मिनिस्टर थे तो कोऑर्डिनेशन तो कम थी, डिक्टेशन ज्यादा था, तो अब क्या कैसे करें? ऑटोनोमस और इंडिपेंडेंट स्टेट बैंक हमें चाहिए या नहीं चाहिए? मेरे भाई देखें, स्टेट बैंक के दो तीन वो होते हैं, 2-3 फंक्शंस होते हैं। जहां तक इनको रेगुलेशन करना है बैंक का, दे शुड बी कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी आप बिल्कुल करें, लेकिन देयर हैज टू बी सम कोऑर्डिनेशन बिटवीन मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि शौकत तरीन साहब ने साफ-साफ ही कह दिया कि भाई मैंने तो IMF से कहा था कि कोऑर्डिनेशन बोर्ड होना चाहिए, वो नहीं माने। उन्होंने कहा वैसे ही कर दिया करें। और शौकत तरीन के खिलाफ मेरे ख्याल से कुछ लोग काम कर रहे होंगे हुकूमत के, मुझे नहीं पता, क्योंकि शौकत भाई के भी खिलाफ ये बिल आया है। मेरी समझ से बाहर है कि कोऑर्डिनेशन तो नहीं हो रही इस वक्त, बहुत कम लिएजान है बिटवीन। ये तो बात छुपी तो नहीं है कि गवर्नर साहब और स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर साहब की कोई आपस में बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं है। अब मतलब जब आप ये देखें कि अब तो कोई मॉनेटरी पॉलिसी एक फर्ज वाहिद जो IMF से आया वो करेगा, पूरी हुकूमत जो है फिस्कल पॉलिसी करेगी और कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। ये किधर होता है ये मुझे नहीं पता। उसके बाद आप गुजारिश होनी चाहिए, बट IMF नहीं माना। शौकत अली साहब कह रहे हैं मेरी राय थी कि कोऑर्डिनेशन, अब नहीं माना IMF। अब आप हैं IMF के प्रोग्राम में, कल आप आ जाए फाइनेंस मिनिस्टर बन जाए, IMF ना माने क्या करेंगे? मुझे ये बताइए शाहजेब खानदादा साहब कि मैं इस वक्त किसकी अपोजिशन करूं, IMF की या इमरान खान की? इस मुल्क का वजीर आजम IMF है कि इमरान खान है? ये जो 8 हफ्ते से 18% पे इन्फ्लेशन चल रहा है, SPI का 21% पे चल रहा है गरीब तरीन लोगों के लिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? इमरान खान को किस चीज़ के लिए वजीर आजम बनाया? ये मतलब क्यों? एक तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि शौकत अली साहब को मुसलसल बुला रहे हैं, वो प्रोग्राम में नहीं आ रहे क्योंकि कुछ सवालात हैं जो उनके जवाब देने के हैं, बट प्लेइंग डेविल्स एडवोकेट। कल आप बन जाएं तो आप भी IMF के पास जाएंगे, जब IMF से आप बात करेंगे तो आप वो उनको इतना ट्रस्ट नहीं है आप अब कि वो कहते हैं कि बोर्ड के इजलास में आप प्रोग्राम बाद में बहाल करेंगे, आप कानून साजी पहले करेंगे। भाई, नहीं मान रहे हो भाई, हमारी तो शौकत अली साहब तो कह रहे हैं मैंने मनाया, नहीं मान रहे। देखिए गुजारिश ये कि 22 प्रोग्राम हो चुके हैं, इसमें एक ही प्रोग्राम सक्सेसफुली हुआ था और वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में इसाक डार ने करा था। ये बात तो तय है। हमारा तो रिकॉर्ड है कि हमने 3 साल जो प्रोग्राम किया, हमने ग्रोथ भी बढ़ाई है, इन्फ्लेशन भी कम रखा है। और जब हम छोड़ के गए थे तो 2% फूड इन्फ्लेशन था, जो आज 22% बात ये भी है कि आपके दौर में IMF ने आपको बहुत सारे वेवर्स दिए थे, क्योंकि अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात अच्छे थे, मामला ठीक थे। अभी नहीं है, अमेरिका ब्लेम करता है हमें अफगानिस्तान में अपने फेलियर पर, और खबरें आती हैं कि जिसकी वजह से बड़ी मुश्किल हो रही है इनको नेगोशिएशन करने में, तो इन्हें वेवर्स भी नहीं मिल रहे। भाई मेरी बात सुने, 60% 3 साल में रेवेन्यू बढ़ाया था,
11.2% पे मैं छोड़ के गया था FBR रेवेन्यू, वो अब 9.2 पे ले गए थे, अब ये मौसूफ 10 पे लेकर आए। अल्लाह करेगा इस साल जो है वो 10.9 पे पहुंचेंगे। तो जहां पे हम छोड़ के गए थे, वो खान साहब जो बात कर रहे थे कि मैं डबल कर दूंगा रेवेन्यू, उसने कम कर दिया है। आपने डायरेक्ट टैक्सेस को कम कर दिया है। मतलब ये तब्दीली लेकर आए, ये तब्दीली लेकर आए, ये खान साहब तब्दीली लेकर आए कि आज बच्चों के दूध पे इन्होंने टैक्स लगाया। अब मैं ये क्रिटिसाइज कर रहा हूं और आपको बुरा लग रहा है कि मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूं। आप ये बता नहीं रहे, मुझे अच्छा या बुरा नहीं लग रहा है, मेरा काम है इंटरव्यू करना। नहीं वो आप करें सवालात लेने का हौसला पैदा करें। मगर मुझे ये बता दीजिए, कल आप आ जाएं तो करेंगे क्या? आप IMF के प्रोग्राम में हम फंसे हुए हैं, वो नहीं मान रहे हमारी बात। हमारे ताल्लुकात ऐसे हैं कि अमेरिका का सदर फोन नहीं कर रहा है हमारे प्राइम मिनिस्टर को, अब करना क्या है? और IMF के ऊपर इन्फ्लुएंस है अमेरिका का, ये क्या करेंगे? मुझे पता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को दिल पे एक रोग लगा हुआ है कि उसको फ़ोन नहीं आया अमेरिका के सदर का। मैं तो दुआ ही कर सकता हूँ, मेरा अमेरिका के सदर से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरी गुजारिश ये है कि हम आएंगे तो बिजली सस्ती करेंगे, इन्फ्लेशन कम करेंगे। मैं आपको सच बता रहा हूं, ये आप देखिएगा इंशाअल्लाह ताला हम आएंगे तो बिजली भी सस्ती करेंगे। हम बिजली के ऊपर इंडस्ट्री को लेकर आएंगे, हम सिकलिंग कम करेंगे। आप मेरी गुजारिश, आपने मुझे गुज़िश्ता इंटरव्यू में ये बात की थी ना, IMF के आप पूछे क्या करोगे, मैं बता रहा हूं क्या करेंगे। आप खुद कैसे कर लेंगे? IMF के दरवाजे पर खड़े हुए, IMF के कहने पे तो कीमतें बढ़ा रहे हैं, फिर भी सर्कुलर रेट पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पा रहे। आपको IMF कैसे करने दे देगा जब इन्हें नहीं करने देगा? मेरी बात सुने ना, ये आप आधी स्टोरी बता रहे हैं। दूसरी गुजारिश ये है कि इस तरह देखें ना कि इन्होंने TND लॉसेस बढ़ा दिए, इन्होंने बिल कलेक्शन कम कर दी, इन्होंने मेरिट ऑर्डर की खिलाफ वर्जी करी, इन्होंने फर्नेस ऑयल से बिजली बनाई है, ये तो आप भी जानते हैं। इन्होंने वक्त पे LNG नहीं खरीदा। हम वो हुकूमत हैं जिन्होंने 11 महीने के अंदर टर्मिनल लगाया, जिसकी वजह से कुछ अरसे हम जेल में भी बैठ के आए हैं। इन लोग ने 3-3.5 साल से वादे करे आपके प्रोग्रामों में आके कि अगले हफ्ते बाद शुरू होने लगी है। इनसे तो पापड़ नहीं टूटते। इनसे क्या होता है मुझे बताइए ना, कि इस मुल्क के अंदर आज लाइन लग के 2200 रुपए 2500 रुपए में वो नहीं मिल रही है, खाद नहीं मिल रही है, यूरिया की लाइन लगी हुई है। अगर आज यूरिया की लाइन लगेगी तो खुर्रम दस्तगीर ने कहा है कि कल फिर गंदम की लाइन लगेगी। आज आपको 10,000 रुपए की बोरी DAP की हो गई है, यूरिया की बोरी 2500 रुपए में नहीं मिल रही, ब्लैक हो रही है। इनसे तो कुछ भी सही नहीं होता। आपके जो जवाब है, आपके जवाब पे सवाल नहीं उठा रहा हूँ, बट अपने सवाल का जवाब ढूंढ रहा हूँ कि आप जैसे ही कल आ जाएंगे तो IMF यही है। सर आप मुझे 30 सेकंड दें, मैं आपको जवाब दूंगा, लेकिन आपको मेरा जवाब एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना कि मैं बिजली कम करूंगा। IMF आप फौरी तौर पर जब IMF के पास जाएंगे और IMF के प्रोग्राम की बहाली के बगैर आपका एक्सटर्नल मसला है, 5% की तरक्की पर जाते हैं। आपने भी देख लिया कि आपके दौर में क्या वो $19 अरब का खड़ा था, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 25-26 अरब पर चला जाता अगर रेमिटेंसेस की सपोर्ट ना होती तो क्या करें? खाजा साहब, मैं आपसे पहले भी गुजारिश कर चुका हूं कि ये बात आपकी दुरुस्त है कि अगर 5% ग्रोथ के बाद हम करंट अकाउंट में मसले में फंस जाते हैं, सो वी हैव टू थिंक डिफरेंटली। हम वही चाल चलते रहेंगे कि अमीर लोगों को अमीर करें और उसके बाद उनसे गुजारिश करें कि ये लो 200 करोड़ रुपए, अब किसी को 20,000 रुपए की नौकरी दो। ये नहीं करेंगे। इस बार शहबाज शरीफ ने कहा है कि उसका जो एम्फेसिस होगा वो अर्बन एंड रूरल पुअर पे होगा। हम फार्मर्स के अंदर, हम ये जो है ना, ये मैं आपको कसम खा के बता रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई, पहले दिन कनोला के ऊपर टैक्स हटा देंगे, पहले दिन हम सनफ्लावर सीड्स के ऊपर टैक्स हटा देंगे। अगर हमको इनको सपोर्ट प्राइस देनी होगी देंगे, लेकिन हम पाकिस्तान के अंदर कनोला लेके आएंगे, हम पाकिस्तान में सनफ्लावर सीड्स लेके आएंगे और ये $3 बिलियन का आप खुर्दनी तेल इंपोर्ट करते हैं उसको हम कम करेंगे। ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं। हमारी हुकूमत आएगी, मैं आपको गारंटी कर रहा हूं कि हम सस्ती LNG फिर से इंशाल्लाह लेकर आएंगे, फर्नेस ऑयल से बिजली नहीं बनाएंगे और जहां पे मसले होंगे वो सही करेंगे और हम बिजली की कीमत सस्ती करेंगे। हुकूमत ही थी जब $19 अरब का करंट अकाउंट डेफिसिट खड़ा था, आप खुद IMF के पास जाने की दोबारा भी बात कर रहे थे, वो सारे के सारे मामला थे, तो आप ही की हुकूमत थी उस वक्त, फिर आप भी IMF के प्रोग्राम में होते। शादेब खानदार साहब, एक हमारा शरह सूद क्यों 13.5% ना होती? मेरी बात सुने, रुपया क्यों गिर के 150 से ऊपर ना जाता? गुजारिश करता हूं, एक स्टेटिस्टिक हमारी बिल्कुल तशवीशनाक थी, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। करंट अकाउंट डेफिसिट 6% था हमारा। करंट अकाउंट डेफिसिट जब मुशर्रफ साहब छोड़ के गए थे 8.25% था, हमसे 2% ज़्यादा था, 33% ज़्यादा था। ये बात दुरुस्त है, लेकिन आप ये भी देखें ना कि मेरे पास 2% फूड इन्फ्लेशन था, मेरी GDP की ग्रोथ 5.5%, 5.8% बढ़ रही थी, मेरे पास अनएम्प्लॉयमेंट कम थी, सिर्फ 35 लाख लोग रह गए थे, मैंने 2 करोड़ लोग पावर्टी में कम करे। मतलब ये 5 साल में जो मुस्लिम लीग करके गई, 11,400 मेगावाट 5 साल के अंदर नवाज शरीफ लगा के गया है। जो काम हम करके गए, अल्लाह ताला की मेहरबानी से हम फ़ख्र से कह सकते हैं कि हमने इस मुल्क की खिदमत करी है। बहुत शुक्रिया मिस्टर इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद